ध्यान दीजिएगा, जो हमें पढ़ना है बाबू, है ना, उसमें सबसे पहले आज तात्क्षणिक रिएक्शन का अभिक्रिया का वेग लिखना सीखेंगे। और इससे संभवतः क्वेश्चन बाबू आपको कंपटीशन में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आता है। समझना इस बात को है कि कल्पना कीजिए देखिए, कल्पना कीजिए कि अभिक्रिया A प्लस बी बराबर बन रही है कौन, C प्लस डी। इतना तो तुमको समझ में आता होगा कि यहाँ पर ए बी क्या है, तो ए और बी क्रिया कारक है और सी और डी, तो यहाँ से तुम यदि आर इंस्टेनियस पढ़े थे अभिक्रिया का वेग, तो तुम कह सकते हो, याद करो कितना, माइनस, बताओ कौन, डी आर डी ए बटा डी टी, अब बराबर होगा माइनस डी बी बटा डी टी, अब बराबर ये, हाँ, प्लस डी सी बटा डी टी, और बराबर होगा डी कैपिटल डी बाई डी टी। कुल मिला के हमने इस बात को पढ़ा था कि जब हम अभिक्रिया करते हैं तो उसमें, जब हम अभिक्रिया करते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्रिया कारक की जो सांद्रता की जो दर आती है वो ऋणात्मक स्थिति में आती है, और जो प्रतिफल का आता है वो किसमें, प्लस में आता है। लेकिन मान लिया जाए, हम ये समझ लें कि ए का n1 मोल भाग ले रहा है, अब बी का n2 मोल भाग ले रहा है, और सी का m1 मोल भाग ले रहा है, और डी का m2 मोल भाग ले रहा है ना। तो इस स्थिति में यदि अभिक्रिया के दर को दिखाना होगा, तो अभिक्रिया की दर को दिखाने के लिए तुम एक बात को, यहाँ एक एक नियम का प्रयोग करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर आर इंस्टेनियस की स्थिति लेंगे तो हो जाएगा 1/n1, माइनस में तो हो भी करेगा क्रिया कारक के लिए, डी ए बटा डी टी, अब बराबर होगा 1/n2 कौन चीज में, माइनस में डी बी बटा डी टी, अब बराबर 1/m1 डी सी बटा डी टी, अब बराबर 1/m2 डी डी बटा डी टी, है ना। तो ये लिखने का तरीका है किसको, किसी अभिक्रिया में हम यदि दिखाते हैं किसको, मोलों की संख्या हमको दिख रही है तब क्या, क्योंकि अभिक्रिया जो होगी उसमें एज संतुलित करके अभिक्रिया को लिखते हैं, तो उससे तो ही तो पता चलता है कि क्रिया कारक के कितने मोल भाग ले रहे हैं, अब प्रतिफल का कितना मोल बन रहा है। तो अब इसमें यदि तुम ध्यान दो तो ये 1/n1 क्यों लिए, क्योंकि तुम एक बात समझ सकते हो कि सांद्रता प्रति मोल में व्यक्त करते हैं, याद करो, एक मोल में कितना घुला हुआ है, इसी पर तो सांद्रता व्यक्त होता है। तो सांद्रता प्रति मोल की स्थिति में व्यक्त करते हैं, तो तुम समझो कि कहीं पर m मोल कोई चीज में घुला हुआ है, तो एक मोल में कितना घुला हुआ है, तो 1/m निकालेंगे।
नहीं समझे? तो इसीलिए सारे फॉर्मूले में जो आ जाते हैं 1 मोलों की संख्या हो जाती है। इसको रस समीकरणीय मिति गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक n1 n2। जो समझो आगे गुना होता है संतुलन की अवस्था में। जैसे कल्पना करो कि n2 प्लस H2 मिलकर बना रहा है NH3। मान लेते हैं, ऐसे तो NH3 गैस है, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा बन रहा है, ठीक ना? तो सबसे पहले तो अभिक्रिया को संतुलित करना होता है। संतुलित करने के लिए यहाँ कैसे गुना? 2 से करेंगे ना, और यहाँ कैसे? 3 से हो गया। हाँ, अब इसको यदि हम इसके अभिक्रिया के वेग की, अभिक्रिया की दर की स्थिति को दिखाएंगे तो बताओ कैसे दिखाएंगे? तो हम दिखाएंगे, बताओ क्या? ये दोनों क्रिया कारक है, ये प्रतिफल, इतना तो तुमको पता है। इसका 1 मोल ही है, इसके कितने मोल भाग ले रहे हैं? 3 मोल। तो उत्पाद का बन रहा है। तो यदि हम इसका R इंस्टेंस दिखाएं तो बताओ क्या दिखाएंगे? कि -DN2/dt बराबर -1/3। क्यों कर रहे हैं, जो समझ में आ रहा है ना? DH2/dt बराबर 1/2 DNH3/dt, क्योंकि E एक्चुअल में तो कुछ ही में होगा, प्लस में ही होगा। तो इस तरह से किसी अभिक्रिया का तुमको तार्किक वेग लिखने की स्थिति एग्जाम में पूछी जाती है कि दिए गए रिएक्शन को किस रूप में, इससे अभिक्रिया का वेग के रूप में दर्शाएं। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसे कुछ तथ्यों को हम लेकर आए हैं यहाँ बाबू, ध्यान देना। ध्यान देना, तात्क्षणिक वेग का व्यंजक आपको ये लिखने का तरीका अभी भी समझा, इसमें तो कोई दिक्कत यहाँ तक दिखना नहीं चाहिए। यहाँ हम समझाएं कि 1 क्यों लिए हैं, तो उसको इधर समझाएंगे कि यदि एक का सांद्रता यदि n मोल हो तो 1 मोल में सांद्रता हो जाएगा 1/n। इसलिए जो कि प्रति मोल की स्थिति में लेते हैं, इसलिए उसको हम मोल को बटा में ले लेते हैं। कोई यहाँ तक दिक्कत? यहाँ एक बात जो दिल को दिखाएं कि n1 n2 क्रिया कारक A तथा B का कैसा रस समीकरण मिति गुणांक है। n1 n2 क्या है? उत्पाद C तथा D का रस समीकरण मिति गुणांक है। अब ध्यान देना, एक बात ये, इसकी आगे तुम्हें चर्चा जरूर करूंगा, इसको प्रूफ इस चीज को करूंगा कि सांद्रता में परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया की दर हमेशा धनात्मक ही होता है। क्योंकि इसका रीजन तुम समझो कि शुरू में प्रारंभ में अभिक्रिया शून्य हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे तो अभिक्रिया बढ़ रही है ना। तो अभिक्रिया के दर जो होता है हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। सांद्रता धनात्मक भी हो सकता है, जैसा कि तुम देख रहे थे, क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन ऋणात्मक आ रहा था और प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन धनात्मक आ रहा था। अब यहाँ पर कुछ बातें जो तुमको कंपटीटिव के लिए थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है कि कह देगा कि ए के विलुप्त होने की दर क्या है। अब इसको कैसे समझोगे? किसको विलुप्त होने की दर? ए का पूछ दे, बी का, ए और बी को विलुप्त होने का दर पूछेगा। अब सी और डी को निर्माण का दर पूछेगा। रीजन बताओ। अभिक्रिया के बाद क्रिया कारक का मान घटता जा रहा है, अब प्रतिफल का मान बढ़ता जा रहा है, तो एक्चुअल में क्रिया कारक धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अरे कन्वर्ट हो रही है तो क्रिया कारक तो कम रहा है, तो विलुप्त हो रहा है ना। अब प्रतिफल लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रतिफल का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो तुमको यदि पूछ दे बाबू, ध्यान देना, देखो याद है, देख R इंस्टेंटेनियस को हमने कितना लिखा था? -1/n1 D A/dt। कब? जब A प्लस
अभी रिएक्शन क्या था, N1A प्लस N2B बन रहा था M1C प्लस M2C, है ना, सॉरी M2D, है ना। तब जब हम तुम ऐसा देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि आर इंस्टेनियस जो आ रहा था वो आ रहा था 1/N1 माइनस में, और कौन यहाँ पर DA बटा कौन DT, अब और -1/N2, और यहाँ बताओ DB बटा DT, अब बराबर 1/M1 DC बटा DT, अब बराबर 1/M2 DD बटा DT। अब यदि यहां से तुमको पूछ दे, गौर करना, अब यहां से तुमको पूछ दे बउआ कि ए के, है ना, अभिक्रिया का वेग, तो ए का अभिक्रिया का वेग DA बटा क्या होगा DT, जैसा कि तुम देखो यहां पर तुमको दर्शाए हैं बउआ, ध्यान देना। हम किसके किसके दर निकाल रहे हैं, ए और बी के विलुप्त होने की दर निकालना चाह रहे हैं, और सी और डी के, है ना। क्लियर है मेरी बात। तो गौर करना कि यदि हम किसकी ए के विलुप्त होने की दर निकालते हैं, विलुप्त होने की दर, तो ए के विलुप्त होने की दर तुम समझते हो कि -DA बटा क्या आएगा DT, अरे आएगा -DA बटा DT। एक्चुअल में इसी दर से तो विलुप्त हो रहा है, लेकिन नजर दौड़ाओ कि अभिक्रिया का वेग था 1/N1, इसका मतलब N1 को हमने क्या किया, हटाया है। तो यहां पर ध्यान देना, यदि हमने हटाया है तो थोड़ा सा विचार करो कि N1 यहां से हटेगा तो इस सब में ऊपर चला जाएगा कि नहीं, बोलते नहीं हो, भागा में है रे, और उधर जाएगा सब में, तो सब में मल्टीपल में जाएगा, इसका मतलब E बराबर हो जाएगा किसका बताओ, -N1/N2 DB बटा DT बराबर हो जाएगा, बताओ N1/M1 DC बटा DT, अब बराबर हो जाएगा N1/M2 DD बटा DT। यदि तुमको हम किसके विलुप्त होने की दर निकाल दिए, ए का, तो अब तुम सब निकाल सकते हो, सब में तो यही कहानी है। यदि तुमको यहां पर बताओ बउआ, ध्यान देना कि यहां पर यदि हमें किसके विलुप्त होने की दर निकालनी हो, बी के विलुप्त होने की दर, तब बी बताओ, बी का तो ये मामला था, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, -DB बटा DT। अब तुम देख रहे हो N2 यहां से हटा रहे हैं, तो N2 कब हटेगा, जब सब में मल्टीपल होगा किससे, N2 से, तो ये बराबर होगा बताओ -N2 बटा N1 DA बटा DT, अब बराबर N2 बटा M1 DC बटा DT, अब बराबर बताओ N2 बटा M2। क्या मेरी बात समझे हो, यहां तक कोई दिक्कत है। अब इसी तरह तुमको यदि किसके निर्माण की दर पूछे, अब सी का पूछेगा तो सी के विलुप्त होने की दर तो नहीं पूछेगा, सी के निर्माण की दर पूछेगा। तो सी के निर्माण की दर तुम देख रहे हो कि डीसी बटा क्या क्या है, डीटी है। अब फिर वही कहानी, सब यहीं से हम चल रहे हैं कि इसको लिख दिए डीसी बटा डीटी, इसका मतलब 1/M1 हटाए हैं,
तो 1/m1 कब हटेगा? बाकी सब m1 से गुना, तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? -m1/n1 dA/dt बराबर -m1/n2 dV/dt बराबर m1/m2 dd/dt। क्या समझे मेरी बात को? इसी तरह तुम d का भी निकाल सकते हो कि कोई दिक्कत? देख लो बउआ, ये तुमको समझ में आया है कि नहीं आया है? सीधी सी बात, दर जो निकल रहा है उसमें से प्रति मोल के लिए तो मोल को हटाना पड़ेगा, तो एक तरफ से हटा के दूसरी ओर ले चले गए, उसमें क्या दिक्कत है? इधर भागा में जा रहा था तो उधर कौन चीज में? गुना में। क्या इतनी बात समझ में आया है? तुम लिख सकते हो किसी के भी निर्माण या, अब तुम एक एक इसका दे रहे हैं, तुमको कुछ भी वहां दे सकता है। हो सकता है यहीं पर तुमको जो NH3 देख रहे हैं दिखा रहे थे उसमें पूछ देता उसका निर्माण किधर। अभी दिखा रहे थे ना रे, N2+H2 बन रहा था कुछ NH3, तो N2+H2 तो जान रहे हो 3H2 बन रहा था, 2NH3 बन रहा था। आप कल्पना करो इसके निर्माण की दर पूछ दे, तो पहले इसको सजाओ। कैसे सजाएंगे? dN2/dt माइनस में ना, -1/3 dH2/dt अब बराबर 1/2 dNH3/dt। अब जिसका दर पूछे, यदि इसका पूछ रहा है तो ये इधर चल जाएगा कुछ में, गुना में न चल जाएगा। इसका विलोपन की दर पूछ रहा है, विलुप्त होने की दर, तो समझो ई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो जैसे था वैसे रह जाएगा, क्योंकि एक से गुना उधर जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा। इसका निकालना चाहेंगे तो कैसे? इसका निकाले, यदि H2 के विलुप्त होने की दर निकालेंगे तो बताओ, एक्चुअल में हम निकाल रहे हैं D-H2/dt, तो ई में 3 है तो सब में क्या हो जाएगा? 3 से गुना तो हो जाएगा -3 dN2/dt, ये हो जाएगा, इसमें 3 से गुना होगा तो 3/2 dNH3/dt। क्या तुम्हें ये करने आया है कि कोई दिक्कत है? तो अपना पेज जो दिए हैं बाबू उसमें देख लो। हम्म काची बोलो बोलो। बोले तो कि उस चीज को प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? आशा करते ही पूरा हम नहीं लिखे हैं बउआ, तुम लिख सकते हो ना पूरा, छोड़ दिए। नीचे देखो, एक बड़ी बात ध्यान देना कि अभिक्रिया की जो दर होती है उस रस समीकरणीय गुणांक पर निर्भर करता है, परंतु निर्माण की या विलुप्त होने की दर रस समीकरण नीति पर गुणांक पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए तुम विलोपन की दर निकाल रहे हो या निर्माण की दर जब निकाल रहे हो तो उसमें यहां से समझो रस समीकरण गुणांक को हटाए हैं, गौर करो। क्यों? क्योंकि वो रस समीकरण गुणांक पर निर्भर नहीं करता, उसको हटाने के लिए समय हमको मल्टीपल आगे करना पड़ा, है ना। नीचे एक अभिक्रिया द्वारा तुमको दिखाए हैं, छोटा कहीं का कौन दिखा रहे हैं, N2+H2NH3 दिखा दिए हैं जी। ये पूछा हुआ है इसलिए ध्यान रह जाता है, ये समझ गए हो ना। अब ध्यान देना, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, कारक को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस आगे पढ़ोगे संघट सिद्धांत। कौन सिद्धांत? संघट मने समझते हो? संघट मने टक्कर, हाँ, संघट मने कोलिजन, मने ये ना कि हिंदी के अंग्रेजी, अंग्रेजी के हिंदी हमरा बताओ। ये कोई पूछे कि मनुष्य समझते हो तो हाँ, क्या होता ह्यूमन, आप पूछे ह्यूमन समझते हैं, हाँ, मनुष्य नहीं। संघट तुम पढ़े होगे फिजिक्स में क्लास 11th में, जब कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ते हैं तब
संघट का शाब्दिक अर्थ होता है टक्कर होना। तो एक्चुअल में संघट सिद्धांत तुम पढ़ोगे तो ये बात समझोगे कि अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया एक प्रकार का टकराव है। अभिक्रिया को अपनी ही समान लैंग्वेज में समझे तो अभिक्रिया का मतलब झगड़ा। झगड़ा कब होती है दो लोगों में? हैं? दूर दूर से होता है कि टकराता है तब होता है, आमने सामने आता है तब। झगड़ा जनरली टकराहट से होती है। तो इसी तरह संघर्ष सिद्धांत ये बताता है कि अभिक्रिया तभी होगी जब अणुओं के बीच क्या होगी? टक्कर होगी। आई बात समझ में? किसके बीच? अणुओं के। इसका मतलब समान रूप से समझिए कि कभी भी टक्करों की संख्या बढ़ेगी तभी क्रिया का वेग बढ़ जाएगा। टक्कर घटेगा, अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। समझ में आई बात? तो ही बताओ ना, तुम कब झगड़ोगे? हैं? देखते हो जैसे दो लड़का लोग में तो एक दूसरे के प्रति जो विवाद होता है वो पता नहीं चलता है, लेकिन लड़के लोगों में विवाद कहीं भी रहेगी ना, साफ साफ दिखेगा। क्योंकि उसके पास कहे ना, दिमाग हो चाहे ना हो, उसके पास ईगो भर भर के रहता है। वो कहीं भी रहेगी ना, ये बात जानो कि मानसिकता कुछ बच्चों की, कुछ बच्चियों की ज्यादातर होती है ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग करना मतलब 3 4 5 लोगों का एक समूह कि मैं हूं। याद रखना कि यदि तुम 4 लोगों का समूह हो, 3 लोगों का समूह, याद रखना वो तीनों में कभी बोलचाल फिर नहीं रहेगा। इसलिए तो कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ बुआ, हमने उस चीज को झेला है इसलिए बोल रहे हैं। क्योंकि दोस्त क्या होता है, तुम्हारी मित्रता यदि किसी से ज्यादा है तो समझो तो तुम्हारी पर्सनली भी बहुत सारी बातों को वो जानता है, तुम्हारे मम्मी पापा परिवार वगैरह वगैरह हर चीज को जानता है। तो याद रखो कि दोस्ती में दरार आता ही है। आज जिस दिन दरार आएगा ना, वो खतरनाक दरार आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की कमियों को जान रहे हो, तो विवाद बहुत गहरा होता है। इसलिए कहते हैं ना, ज्यादा दोस्ती नहीं। और इसमें ज्यादातर नुकसान ही दिखता है। हाँ, दोस्ती का मतलब ये नहीं कि दुश्मनी में बदल लीजिए, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन मतलब एक कि हम हैं, हम 4 हैं, हम 3 हैं, हम 10 हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। वो 10 साल बाद मिलना कि कौन के कर है। हम तो यहीं तक, आज तक तो हम अपना अनुभव यही देखे हैं कि जिन बच्चियों के बीच ज्यादा मित्रता हम क्लास में देखे हैं, 4 साल 5 साल बाद वो बच्चे मिलने आई है तो ओकरे भरपूर शिकायत कैले है। इसलिए सब चीज पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सब बुलबुला है, कभी भी फूट सकता है ना। हाँ, अभी तो होता है बच्चा जब दोस्ती करता है कि हम तो उसके प्रति, वो हमारा दोस्त है, उसको कुछ होने देंगे, उसके प्रति जान दे दे सकते हैं। अरे जान को चाहिए, अपना माँ बाप के प्रति तो आदमी जान देवे नहीं करता है। अरे किसी के माँ बाप चले जाते हैं दुनिया से तो क्या बच्चा भी चल जाता है? ऐसा नहीं ना है। वो सब दिखावे की बात है बाबू, दिखावा बुरा होता है, ये समझ जाओ। तो टकराहट होती है बुआ, और ज्यादातर टकराहट कब होती है? अभी जैसे तुम्हें यदि दो बच्चे यदि तुम हो, मानते हो कि तुम दोनों में बहुत क्लोजली दोस्ती है, लेकिन अभी दूर दूर हो जिस कारण से, रूममेट दोनों बन जाओ। रूममेट का मतलब समझते हो ना? हाँ, वो बाहर गए हो पढ़ने, दोनों एक ही जगह एक ही साथ रहकर पढ़ रहे हो, एक ही जगह खा रहे हो, एक ही रूम में रह रहे हो, फिर देखो मजा। देखना 80% दोस्ती टूट जाता है। देखना वो 6 महीने साल भर होते होते रूम अलग चेंज कर लेता है। चेंज होना किस बात का प्रतिसूचक है? कि दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। कुल मिला के बात हम इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि जब निकट होते हैं तो टकराहट होती है, दूर से तो हर कोई अच्छा लगता है या हर कोई बुरा लग सकता है।
तो एक रूम में रहने का मतलब क्या है, नजदीक आए, नजदीक आए तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसी तरह अणु जब एक दूसरे से निकट आएंगे, अणुओं में जितनी ज्यादा टकराहट होगी अभिक्रिया का वेग उतना ज्यादा होगा। अभिक्रिया का वेग कब कमेगा, जब टकरों की संख्या कमेगी। जैसे झगड़ा कब कमता है, देखते हो 4 गो आदमी लड़ रहा है, लड़ते लड़ते मारा मारी डंटा पैना पता ना का कैले है, आज 2 गो में बेहोश होकर गिर गया है, झगड़ा अब कम जाएगा, टकराने वाले अणुओं की संख्या क्या हो गई है। तो समझना मेरी बात बाबू कि अभिक्रिया का वेग किन बातों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले अभिकारकों की किस पर, सांद्रता पर। अब देखो तुम सोचो कि अभिकारक कौन है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो यदि उसकी सांद्रता ज्यादा रहेगी, सांद्रता ज्यादा रहने का मतलब कम जगह में ज्यादा है, तो तुम सोचो कि टकराहट कम होगी कि ज्यादा होगी। अभी भी नहीं समझते तो मैं क्या करूं, सांद्रता यदि ज्यादा रहेगा तो अणुओं के बीच टक्कर कम होगी कि ज्यादा, ज्यादा होगी, तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। ठीक, इसके विपरीत विपरीत भी सही होगा कि सांद्रता यदि कमेगा टकरों की संख्या कमेगी, वेग भी उसका क्या हो जाएगा। इसका मतलब सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग, या कहीं अभिक्रिया का वेग का सीधा समानुपाती सांद्रता जैसे जैसे बढ़ेगा अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, सांद्रता जैसे जैसे घटेगा अभिक्रिया का वेग घटेगा। क्यों, क्योंकि यहां हम कौन अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं बताओ तुम, यहां हम तीव्र अभिक्रियाओं की बात नहीं कर रहे हैं। यही बात जब हम पिछले चैप्टर में पढ़ते हैं तो थोड़ा विपरीत पड़ जाता है, क्योंकि वहां आयन रहते हैं, लेकिन यहां तो आयन होंगे नहीं ना, क्योंकि आयनीकरण जो अभिक्रियाएं हैं सब तीव्र अभिक्रियाएं हैं, और यहां हम किसको पढ़ रहे हैं, मध्यम अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं, न बहुत तीव्र न बहुत स्लो। अरे मेरी बात समझे कि नहीं। तो पहली बात समझ गया। अब बताओ ताप का प्रभाव, ताप बढ़ेगा तभी क्रिया का वेग घटेगा कि बढ़ेगा। नॉर्मली तुम सोचो कि ताप बढ़ेगा तब कणों की ऊर्जा बढ़ गई है, और ऊर्जा बढ़ गई है तो टकराएगा कम कि ज्यादा। देखते हो ना, जिसके पास ऊर्जा ज्यादा रहता है इसी वो थमाता है वो। तो ऊर्जा जैसे ही बढ़ी तब टकरों की संख्या बढ़ गई, और टकरों की संख्या बढ़ गई तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। इसका मतलब ताप बढ़ने से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्या इतनी बातें क्लियर है। तो पहला वही बात लिखे हैं ताप पर। तीसरा अभिकारक और उत्पाद की किस पर, प्रकृति पर। देखो कोई भी अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, बॉन्ड टूटता है जुड़ता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए जो है उसके साथ बॉन्ड क्या हो गए, जुड़ गए। तो तुम समझो कि अभिक्रिया का वेग बंधनों की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि नहीं। जो बंधन आसानी से टूटने वाला हो या जुटने वाला हो वहां अभिक्रिया ज्यादा तीव्र होगी, और जो बंधन ज्यादा स्ट्रांग हो आसानी से अभिक्रिया नहीं होगी। अब तुम यहां से गौर करो कि बंधन किसके बीच पाया जाएगा, वही पदार्थ के बीच, वो पदार्थ अभिकारक होगा। अरे होगा कि नहीं, जैसे अभिकारक क्या है, कोई ना कोई यौगिक है, अयौगिक के बीच अपना क्या बन रहा है, बंध। तो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अभिक्रिया का बंध होता है जो टूटता है और जुड़ता है। तो इसे स्पष्टता ये देखते हो कि भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं में भिन्न भिन्न अभिकारकों के अभिक्रिया का वेग क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे उदाहरण के लिए तुम सोचो कि ध्रुवीय विलायक में, कैसे विलायक में, ध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय पदार्थ को यदि मिला दे वहां अभिक्रिया कराएं तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ध्रुवीय विलायक जो है अध्रुवीय पदार्थों को, बॉन्डों को तोड़ने में सक्षम ज्यादा नहीं है, तुम जानते हो। इसका मतलब अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो देखो उसी बात को यहां लिखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बंध टूटते हैं और नए बंध बनकर उत्पाद बनाते हैं। अतः रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों, उत्पादों और बंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण धीमी गति से होता है, और जबकि NO+O2 से बनता है कौन, NO2। यहां भी ऑक्साइडे बन रहा है, यहां भी ऑक्साइडे बन रहा है, लेकिन अभिक्रिया कैसी गति से, तीव्र गति से हो रहा है। निश्चित से समझ रहे हो कि इसकी बंध टूटने की प्रवृत्ति और नए बंध बनने की प्रवृत्ति तेज है किसकी तुलना में।
कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में। चौथा बताओ किसकी, उत्प्रेरक की भूमिका बताओ। लड़ाई में उत्प्रेरक का बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छा दोस्ती तोड़वा सकता है बीच में एक शकुनी मामा, समझते हो ना, कि वो खाली उसको कुछ नहीं करना है, दोनों ओर से पिन मारते चलना है। हाँ, अब ये निर्भर करता है कि दोस्ती किस क्वालिटी की है। यदि दोस्ती थोड़ा सा कमजोर क्वालिटी का है तो कुछ पिन मारे में वो टूट जाएगा, मजबूत क्वालिटी का है ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन तुम देखना जो लड़ाने वाला होता है अभिक्रिया के लड़ाने का वेग बढ़ा देता है। अब कल्पना करो कि दो गो भाई लड़ रहा है, उधर से कल है कि तोरा तोरा मार कर दुरुस्त कर देंगे, वो कल है कि तुमको तोरा तो हम हाथ के भर देंगे, दोनों में खाली बोले चाल चल रहा है। लेकिन वो तीसरा गया कहा कि अरे ऐसे हमरा भैया बोलते हो तो हम जाके तुरंत यहाँ 3-4 लाठी मारते मत, अब कह दिया। अब क्या हुआ समझ रहे, उसको एग्रेसिव कर दिया, किसको, अब वो लाठी उठाया जाके मारा पीटी करने लगा। अब देखो अभिक्रिया का प्रभाव वही दोनों पर पड़ रहा है, जो कहे वाला था वो आराम से है। ठीक इसी प्रकार उत्प्रेरक जब वर्क करता है तो उस अपने में बिना परिवर्तन लाए अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो वैसा पदार्थ जो स्वयं में बिना परिवर्तन लाए अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। लेकिन जब तुम अगले चैप्टर को पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री को, तो वहां पढ़ोगे कि एक्चुअल में उत्प्रेरक भाग लेता है अभिक्रिया में, लेकिन अभिक्रिया के मध्यवर्ती पदार्थ उसके साथ बनता है, लेकिन फिर जब अभिक्रिया पूर्ण होती है तो अपने को अलग कर लेता है। इसलिए अभिक्रिया के पहले भी वो उसी रूप में दिखता है और अभिक्रिया के बाद भी उसी रूप में दिखता है। समझ में आई बात। तो तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। जैसे तुम्हारे शरीर में ही देखो तो कई तरह के उत्प्रेरक वर्क करते हैं। तुम्हारे पाचन क्रिया में एंजाइम वर्क करते हैं, तो एंजाइम क्या है, एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। यदि तुम्हारे शरीर में से एंजाइमों को हटा दिया जाए तो कहा जाता है कि 50 साल में भी तुम्हारा भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। कितनी बड़ी भूमिका होती है तुम्हारे शरीर में किसकी, एंजाइम की। और एंजाइम क्या है, एक प्रकार का जैव। तो कुल मिला के हम ये समझे कि उत्प्रेरक की सबसे पहले तो परिभाषा समझ ली, कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो कि स्वयं बिना परिवर्तन किए हुए अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। और रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक को मिलाने से, है ना, या उसके साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए जो उत्प्रेरक का काम करता है वो भिन्न भिन्न पदार्थ करता है। हमेशा एक पदार्थ से ही उत्प्रेरक, एक ही पदार्थ हर चीज का उत्प्रेरक का वर्क नहीं कर सकता है। जैसे तुम जिस तरह से देखते हो कि दो लोगों में लड़ाने के लिए एक ही व्यक्ति सबके बीच नहीं लड़ा सकता है, कोई किसी के बीच, कोई किसी के बीच, कि सबको एक को लड़ा सकता है। तो उसी तरह उत्प्रेरक सब एक ही साथ वर्क नहीं करता है, वो हर किसी में अलग अलग उत्प्रेरक की क्या होती है, भूमिका होती है। तो ये तीसरी बात तुम समझ गए हो, है ना। सीधी सी बात, हमने कैसे वर्क करता है तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे। उत्प्रेरक की पूरी कार्यविधि पढ़नी है। अभी हम सीधा सा बात बताएं कि उत्प्रेरक जो होता है वो सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। और तुम जानते हैं सक्रिय ऊर्जा घटेगा, सक्रिय ऊर्जा क्या है, वो ऊर्जा जिस पर अभिक्रिया होगी। तो तुम सोचो, ध्यान देना, तुमको दिखाते हैं दो चीजें, गौर करना, कि कोई ग्राफ है ना, इस पर हम दिखा रहे हैं सक्रिय ऊर्जा को, है ना। कल्पना करो एक ही सक्रिय ऊर्जा यहां है इस बिंदु पर। तो देखो कल्पना करो कि ये इस तरीके से बन रहा है, ए का ग्राफ ये है और बी का ग्राफ ये है। तो दोनों अभिक्रिया कब पूर्ण कर रहा है,
इतने ताप पर मान ले जाए यहाँ की सक्रिय ऊर्जा मान ले जाए के जूल है, 3 जूल। इसका मतलब ए और बी के बीच अभिक्रिया कब होगी? जब उनके बीच की ऊर्जा के जूल तक पहुंचे, 3 जूल तक। यदि 3 जूल से कम तक है तो दोनों के बीच रिएक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा उसकी के जूल है, 3 जूल है। इसलिए देखना कि कोई अभिक्रिया को कराने के लिए समानता वो नहीं होता है तो उसको गर्म करना पड़ता है। क्यों? गर्म करके एक्चुअल में उसकी ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, हम सक्रिय ऊर्जा तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कल्पना करो कि किसी कारणवश उत्प्रेरक क्या करता है, इस ऊर्जा को, सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। कल्पना करो सक्रिय ऊर्जा के जूल हो गई 2 जूल। तो अब क्या है कि पहले अभिक्रिया के लिए 3 जूल से कम तक पर अभिक्रिया नहीं हो सकती थी, अब के जूल पर अभिक्रिया हो जाएगी 2 जूल पर। तो बताओ अभिक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए करें, उत्प्रेरक का काम यही होता है कि वो सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एग्जाम में आएगा तुमको प्रभाव तो केवल यही लिखना है, एक लाइन। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे अभिक्रिया कम ताप पर ही तीव्र गति से क्या करता है, अभिक्रिया होने लगता है। चलिए अब गौर करना, नंबर के पॉइंट 5वां, ठोस अभिकारक की सतह का क्षेत्रफल। देखो, जिन अभिक्रियाओं में सभी अभिकारकों की भौतिक अवस्था एक समान नहीं होती, अर्थात वो कैसे कहलाते हैं, विसमांगी अभिक्रिया कहलाती है। कैसे अभिक्रिया? इन विसमांगी अभिक्रियाओं में वेग ठोस अभिकारक के सतह के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती। अर्थात सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, अभिक्रिया का वेग भी उतना ज्यादा होगा। ये तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि अभिक्रिया जब होती है तो उत्प्रेरक, जैसे अभी उत्प्रेरक ही है, तो उत्प्रेरक क्या होता है पता है तुमको? उत्प्रेरक एक्चुअल में क्रिया कारक की सतह पर अधिशोषित हो जाता है, और अधिशोषित होने से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब अभिकारकों की भौतिक अवस्था एक समान नहीं हो, जैसे ठोस और गैस के बीच हो रही है अभिक्रिया, मान लेते हैं, तो ठोस पर गैस कितना अधिशोषित होगा? अधिशोषित याद रखो अंदर नहीं होता है, केवल कहां होता है, ऊपरी पृष्ठ पर। तो इस ठोस पर गैस कितना अधिशोषित होगा, इस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। तब तुम सोचो कि अधिशोषित तो केवल होगा सतह पर, तो यदि किसी कारणवश पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, क्या कर दें, बढ़ा दें, तो समझो उस पर ज्यादा गैस सतह पर अधिशोषित होगी, तो अभिक्रिया कम होगा कि ज्यादा? इसलिए आमतौर पर अभिक्रियाएं जब हम करते हैं, कई स्थितियों में देखे होंगे कि उसको महीन चूर्ण कर लेते हैं। चूर्ण करने का मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिए, तो जैसे तुम जानते हो जैसे जैसे वो छोटा होता जाएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए तुमको ज्यादा दूर नहीं दौड़ाते हैं, अकबकाओ नहीं, हम तुमको समझाते हैं कि कल्पना करो पहले 2 मीटर की त्रिज्या का गोला था, क्या मीटर का, 2 मीटर का, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तुम जानते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, होता है ना। तो तुम यदि देखोगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, या कहो कि पहले कल्पना करो कि पहले 1 था, 1 मीटर, तब 4 पाई आर स्क्वायर था, 4 गुने पाई गुने 1 के स्क्वायर, तो बताओ कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन कल्पना करो इसको 2 टुकड़े में बांट दिए, कितने टुकड़ों में, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई गुना 1/2 के स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा 4 पाई गुना 1/2 का स्क्वायर, दोगुना बटा। तो एक्चुअल में ये कितना कितना बच जाएगा, पाई पाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल बदला कि नहीं बदला, आयतन दोनों का उतना ही है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी बात को समझो यहाँ पर कि हमने इस बात को समझा कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की भौतिक अवस्था एक समान नहीं होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को जनरली हम क्या कहते हैं, विसमांगी अभिक्रिया कहते हैं। और विसमांगी अभिक्रियाओं में क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग ठोस अभिकारक के सतह के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती। सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, है ना,
उस अभिक्रिया उतना तेजी से उस पर होगा, क्योंकि उतना ज्यादा उस पर दूसरा जो द्रव है या गैस है जो क्या होगा, अधिशोषित होगा। तो इसीलिए ठोस अभिकारकों को हमेशा कैसा चूर्ण में बारीक चूर्ण लिया जाता है, जिससे कि इनकी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाए, अधिक हो जाए। और अधिक हो जाएगा तो तुम समझो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये कब, जब ठोस के साथ कोई द्रव या गैस की अभिक्रिया करा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि कैसी अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं एक समान नहीं हो तब, यानी ठोस के साथ चाहे द्रव की अभिक्रिया हो, चाहे ठोस के साथ गैस की अभिक्रिया हो, ठीक ना। अब अगला माध्यम की प्रवृत्ति पर। माध्यम की प्रवृत्ति अभी भी चर्चा कर रहे थे कि अभिकारकों की प्रकृति बहुत मायने रखता है। यदि अभिकारकों की प्रकृति आयनिक या क्या है, ध्रुवीय है, तो अभी उनकी अभिक्रिया ध्रुवीय विलायकों में कराने पर अधिक तेजी से होगा, जबकि अध्रुवीय विलायकों में उसकी गति कम जाएगी। क्योंकि जानते हो रूल कहता है समान समान के साथ रिएक्शन करने में सक्षम ज्यादा होता है। नंबर के मां विकिरण का प्रभाव, तो कुछ अभिक्रियाओं में विकिरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे तुम नॉर्मल ज्यादा दूर नहीं जाओ, तुम यदि H2 प्लस Cl2 के बीच अभिक्रिया कराते हो तो बनता है कौन, HCl। लेकिन इसके लिए यहां चाहिए सनलाइट। इसका मतलब सनलाइट की अनुपस्थिति में अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। लेकिन जैसे ही विकिरण फोटोन कण मिलता है, किसका, सूर्य का प्रकाश, अभिक्रिया तेजी से हो जाती है। इसके बाद कुछ अभिक्रियाओं में विकिरण का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह तुम जानते हो मीथेन का क्लोरीन से अभिक्रिया 4 चरणों में पढ़े होंगे, है ना। तो सभी में नहीं, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में विकिरण का प्रभाव पड़ता है। और लास्ट एक याद रखना कोची बहुआ, दाब पर। तुम बताओ दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग घटेगा कि बढ़ेगा, सोचो। अरे दाब बढ़ाने का मतलब तो यही समझो कि तुम सब अणु हो, हम दाब बढ़ाएं तो तू दूर दूर जाएगा कि पास पास आएगा। अब पास पास आएगा तो फिर वही बात, विवाद घटेगा कि बढ़ेगा, टकरों की संख्या बढ़ेगी। और टकरों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सांद्रता वहां पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। नहीं समझे मेरी बात को। तो इसीलिए हमने यह कहा कि दाब बढ़ाने पर आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि कम स्पेस में आ गया, जिस कारण अणुओं की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि टकरों की संख्या भी बढ़ती है, अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है। लेकिन ये जो 8वां पॉइंट है बाबू, तीसरा पॉइंट तुम बनाना, ताप के प्रभाव के बाद ही लिख लेना, किसका प्रभाव, दाब का प्रभाव। समझ में आई बात। ये हमसे छूट गया था लिखने में, तो इसलिए इसको अंत में बोले ना कि बड़ी रात को सब कर रहे थे। तो तुम बताओ, अब तुम इस बात को समझ गए हो कि अभिक्रिया का वेग किन कारकों पर निर्भर करता है। तो बताओ किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हमने कहा अभिकारक के किस पर, सांद्रता पर। सांद्रता बढ़ाने से सीधा लिखेंगे, लिखने के समय सीधा लिखेंगे। तुम जब एग्जाम में लिखे हो सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा सीधे लिखेंगे किस पर, ताप पर, कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नॉर्मली 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर लगभग कुछ अभिक्रियाएं 2 से 3 गुनी हो जाती है। तीसरा अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति पर। तो हम कहें कि अलग अलग अभिकारकों और उत्पादों की जो अभिक्रिया की जो वेग निर्भर कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है बंधन को टूटने और जुड़ने पर। इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग अभिक्रियाओं अभिकारकों के का जो बंधन टूटने या जुटने की प्रकृति अलग अलग होगी। कुछ तेजी से टूटेगा, कुछ धीमी गति से टूटेगा। इस आधार पर अभिक्रिया का वेग जो होगा वो अलग अलग अभिकारकों के लिए अलग अलग हो सकता है। नंबर चौथी बात किस पर, उत्प्रेरक का। अभी पढ़े कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि वो सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़। पूछ सकता है बहुआ कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है। कह सकते हैं कि जब उत्प्रेरक क्या करता है, तो एक तरीके से उत्प्रेरक अभिकारक के ऊपर अधिशोषित होकर उसकी सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नंबर अगली बात किस पर,
ठोस अभिकारकों के सतह पर क्षेत्रफल पर, तो हमने कहा यदि ठोस के साथ कोई दूसरी अवस्था में, माने अलग अलग भौतिक अवस्थाएं वाली पदार्थ अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, है ना, तब ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। नंबर अगली बात किस पर, माध्यम के किस पर, प्राकृतिक पर। वही लिखेंगे ध्रुवीय, प्राय अलग अलग माध्यम में अभिक्रियाओं का वेग भी अलग अलग होता है। जैसे ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय पदार्थों की अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा और अध्रुवीय पदार्थों का अभिक्रिया का वेग, इसी तरह अध्रुवीय पदार्थों में ध्रुवीय पदार्थ को यदि मिला दे तो अभिक्रिया का वेग कम होगा, अध्रुवीय पदार्थ को मिलाएंगे तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। और नंबर अगला कौन, विकिरण का प्रभाव। हमने कहा कुछ अभिक्रियाओं में, है ना, कुछ अभिक्रियाओं में विकिरण, फोटोन, ऊर्जा इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन से बनने वाले HCl की अभिक्रिया में H2+ Cl2 में पड़ रहा है प्रकाश का प्रभाव। नंबर अगला किसका, दाब का। दाब बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि आयतन घटता है, सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है?